Hello students, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to you all our YouTube channel Noble Institute. आज हम लोग अपना बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पहला चैप्टर फिजिक्स का है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम लोग बातों को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके बारे में समझते हैं, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो स्टडी ऑफ चार्ज है। क्या है? वो साइंस है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में स्टडी करते हैं, चार्ज के बारे में। तो इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? चार्ज। इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब चार्ज की क्या बात है, चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के, कैसा उनका बिहेवियर होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सब पहले समझते हैं कि चार्ज क्या है। आपने सभी लोगों ने चार्ज के बारे में सुना होगा। चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है? चार्ज को जनरली हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छा, यूनिट की अगर हम लोग बात करें, चार्ज के यूनिट की बात करें, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है, चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलम्ब। और ये एसआई यूनिट होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। तो अभी तक क्या कहा आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या? स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज क्या है? चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। तो अगर आप देखें, एक को हम लोग कहने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को हम लोग कहने वाले हैं नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जनरली इस तरह से दिखा देते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग जनरली, तो चार्ज कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। दो तरह के चार्ज होंगे, एसआई यूनिट इसका कूलम्ब होगा। दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग इनके बिहेवियर के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में बिहेवियर, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में होंगे, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब भी होंगे, इनके बीच बिहेवियर होगा वो रिपल्सन का होगा। ये रिपेल करेंगे एक दूसरे, क्या करने वाले हैं? ये एक दूसरे को ये रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को देखें, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को देखें, इनके लिए भी अगर आप कहने वाले हैं कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है। मगर हाँ, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपस में अट्रैक्शन कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो।
पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन। अगर पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव अगर हैं तो वहां पर आप इनको क्या देखेंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन, दो पॉजिटिव चार्ज अगर रखे हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, लेट अस से ये Q और ये Q है, तो इनके इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर यही यहाँ पे अगर मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये निगेटिव है, तो अब इनके बीच क्या होगा, अब इनके बीच जो होगा वो अट्रैक्शन होने जा, सिंपल सी बात है। सेम नेचर के अगर चार्ज है, सेम नेचर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ये बी और सी सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो वहां पे आपको रिपल्सन नजर आएगा। बट हाँ, अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो वहां पर आपको अट्रैक्शन। तो अभी तक आपने क्या डिस्कशन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज को जनरली हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से करते हैं। यूनिट कूलाम होगा, दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्सन रखेंगे या एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब समझिए कि हमारे पास लेटस से कोई एक एटम है, लेटस से कि हमारे पास कोई एक एटम है, ये एटम है, इस एटम में पॉजिटिव, अगर ये एटम है और ये न्यूट्रल कंडीशन में है, कौन से कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन। अगर एटम कोई न्यूट्रल है, इट मीन्स ये एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई न्यूट्रल एटम है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होंगे। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, ये कौन से कंडीशंस की बात है, ये जब न्यूट्रल एटम है तब, न्यूट्रल है तो यानी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जितने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है उतने ही नेगेटिव चार्ज होने। अब अगर इस एटम से, ध्यान देंगे, इस एटम से अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, इस एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज बाहर चला गया। अब क्या समझ में आ, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बराबर थे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू या पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट निगेटिव चार्ज से इंक्रीज कर गया, ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले ज्यादा हो गए। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये बात आपको, बहुत सिंपल सी बात है। अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर लिया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर लिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है अब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है।
यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम है। यानी ये एटम अब रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अब ये क्या हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। जब तक कोई छेड़खानी नहीं थी, वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। और जब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब अब ये पॉजिटिव चार्ज होते जा रहा है। इस कंडीशंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। यानी बिल्कुल सिंपल सी एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आप पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे लाना चाहते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर आपने बाहर कर लिया तो इसका मतलब यह है कि उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका। इसका वैसे वर्सा भी है कि अगर किसी एटम को नेगेटिव चार्ज करना है, इसका मतलब ये हुआ उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी क्लियरली आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स एटम पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमाइज होना, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, उसमें नेगेटिव चार्ज। तो किसी एटम को पॉजिटिव करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, और किसी एटम को नेगेटिव करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है। और लीस्ट चार्ज की वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें, स्मॉलेस्ट चार्ज देखना चाहें, स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट चार्ज जो हो सकता है वो 1 के बराबर हो सकता है। स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है? 1 e के बराबर हो सकता है। ये प्लस माइनस दो, प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और माइनस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हो जाए। तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होनी चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻⁻⁻। और हालांकि मास आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का 9.1 × 10⁻31। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये, और ये आपको याद होना चाहिए, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम के बराबर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज समझने वाली है कि जब भी आप किसी एटम से, ये एटम है, जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो आप कितने बाहर निकाल सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में निकलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 0.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा? हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कौन से फॉर्म निकालेंगे? इंटीजर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? इंटीजर के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर के फॉर्म में निकला जाता है। इसी प्रॉपर्टी को आप क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है।
इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल सी बात है कि जो चार्ज होगा, जो चार्ज होगा Q, वो हमेशा प्लस माइनस एन के फॉर्म, यही क्वांटाइजेशन है कि जो चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में हो, जहां पर वेयर एन इज एन ऑलवेज इंटीजर। एन क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा, हमेशा। एन क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा के लिए आप इसको बोल सकते हैं एन ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि चार्ज हमेशा एन ई के फॉर्म में होगा। प्लस माइनस अब आप समझ रहे होंगे, प्लस कब का आ जाएगा और माइनस कब का आ जाएगा। प्लस कहने का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, और माइनस मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है। तो Q प्लस माइनस हमेशा एन ही होगा, और एन हमेशा इंटीजर होगा। एन हमेशा 1 2 3 5 6 का, कभी 1.5 1 कुछ नहीं होगा। तो Q प्लस माइनस एन ही होता है, और एन हमेशा इंटीजर होगा। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोला जाएगा? क्वांटाइजेशन। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में हो, हमेशा एन ई के फॉर्म में हो, और एन हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, ये बात आपको। एक और बात समझिए, लेटस से हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे? लेटस से हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे? जरा गौर करिएगा। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो विद इन द सिस्टम ही सब कुछ है, सिस्टम के बाहर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही मास का, ना ही एनर्जी का, ना ही चार्ज वगैरह का, किसी भी चीज का एक्सचेंज। उस सिस्टम को आप कहने जा रहे हो आइसोलेटेड सिस्टम है। इट मीन्स अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो भी चीजें अंदर है, मास, एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, इसका एक्सचेंज बाहर से नहीं होने जा। तो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास, एनर्जी एटसेट्रा का एक्सचेंज अपने सराउंडिंग के साथ नहीं होता, ना ही सराउंडिंग से अंदर आएगा और ना ही अंदर से सराउंडिंग में जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखें। उसको आप क्या कहने जा रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम लोग बात करें, लेट अस से कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, लेट अस से ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, लेट अस से ये हमारे पास इस आइसोलेटेड सिस्टम में मान के चलते हैं 3 एटम है। एक के ऊपर +2 कूलम्ब है, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस। और अब आपने यहाँ पे कुछ किया, कुछ यहाँ पर आपने किया, जिसकी वजह से, अब क्या किया उसके लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसका नाम अगर हम लोग दे दें, लेट अस से ये ए है, ये बी है, और ये सी। तो अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, अगेन ए बी सी के बारे में, बी सी के बारे में, तो ए पे बोला गया कि लेट अस से यहाँ पे -कूलम्ब चार्ज हो, और यहाँ पे -1 कूलम्ब चार्ज, यहाँ पे क्या होगा?
ये आपसे, तो इस क्यू की वैल्यू क्या होगी बताएं जरा, वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे तीन सिस्टम, ए आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें तीन एटम है, और यहाँ पे वही आइसोलेटेड सिस्टम है बट उसमें कुछ एक्सचेंज होकर वो आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह से हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कितने चार्ज हैं, तो आप कहोगे सर +2 -3 और +2 -3 और प्लस। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या बोलने वाले हो, 2 -1 और ये Q, तो -2 और -1 क्या हो गए माइनस, और -3 इसके साथ गायब हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी सर +4 और 2। आंसर हमारा क्या होने जा रहा है 6 को। आपने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, ये जो लॉज हैं तो आप क्या बोलने वाले हैं, कहाँ से आपने ये बोला कंजर्वेशन ऑफ। तो किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। बट गौर करने वाली बात यह है कि आइसोलेटेड सिस्टम, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तब आप ये नहीं कह सकते। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें राइट डाउन करना चाहिए। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या लिखना चाहते हैं आप कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर isolated for an isolated system charge is conserved, और इसी को आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज, और इसी को आप क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, और आपने उसके लिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर कर लिया, एग्जाम्पल भी कर लिया कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मान लेते हैं कि एक आइसोलेट, कैसा सिस्टम है आइसोलेटेड। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो होगा वो क्या होगा कंजर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, और ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो है कंजर्व। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं दैट इज चार्ज जो है चार्ज ऑलवेज कम्स मास, ऑलवेज कम्स विथ, चार्ज हमेशा क्या होगा मास के साथ इंटू, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ, यानी किसी एटम के पास आपको पता है कि जो लीस्ट चार्ज होता है वो क्या होगा, जो लीस्ट चार्ज होगा वो 1.6 इंटू और -19 कूलाम होगा। जो लीस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। अब ये लीस्ट चार्ज है और इसके पास कुछ ना कुछ अपना मास भी प्रेजेंट है, हालांकि वो मास बहुत कम है मगर कुछ ना कुछ तो मास प्रेजेंट है ना। तो आप ये कहने वाले हो जो लीस्ट चार्ज है उसके पास कुछ ना कुछ मास है। तो ये बात हमेशा ट्रू है कि चार्ज हमेशा मास के साथ आए, मास के साथ हमेशा चार्ज आएगा ये जरूरी नहीं है। बट जब भी किसी एटम के पास चार्ज होगा तो आप कह सकते हो कि उसके पास डेफिनेटली एक मास, मास होगा तो डेफिनेटली वहां पर चार्ज है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। बट चार्ज होगा तो वहां पर मास होगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए कहा जाता है चार्ज
ऑलवेज कम्स विथ मास न्यूट्रल भी तो हो सकता है। मास है तो चार्ज है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हाँ चार्ज है तो मास है, ये डेफिनेटली आंख बंद करके इसको बोला जा सकता है। ये बात ठीक है, ये बात गौर करने वाली। दूसरी बात अगर आप समझे कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, अगर हम लोग बात करें कि सर मास और चार्ज में क्या डिफरेंस, ठीक है, तो देखिए जरा आप एक दो बात कर लेते हैं तो डिफरेंस। अगर एक तरफ हम लोग चार्ज बोले और एक तरफ लेट्स से आपने इधर कह दिया चार्ज और इधर आपने कह सीक्वेंस भी देख लीजिए, तो ही बात करना है अपने को डिफरेंसेस। नंबर पहला पहला ये है कि चार्ज हमेशा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज निगेटिव भी हो। चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप कभी नहीं सुनेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के पास निगेटिव मास है, कभी नहीं हो सकता। मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास ऑलवेज यहाँ पे बोल सकते हैं चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज में पॉजिटिव और चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव, और मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मास ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात, हालांकि आप ये बहुत ही रेयर यूज किया जाता है, बट एक बात तो है कि मास जो है स्पीड के हिसाब से चेंज होता है या वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा, बट ये बात बिल्कुल सही है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मास होता है के लिए फॉर्मूला होता है एम नॉट ओवर वन माइनस वन माइनस स्क्वायर। एम नॉट क्या है, एम नॉट है रेस्ट मास। एम नॉट क्या है, एम नॉट है रेस्ट मास। एम नॉट रेस्ट मास, और क्या है ये, वन माइनस वी स्क्वायर अपन। वी जो है आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रैक्टिकल कंडीशंस हमारे जो ब्लॉक मूव करते हैं या हमारी जो बॉडी मूव करती है वो इनके रिस्पेक्ट में बहुत कम। तो इसीलिए अगर मैं वेलोसिटी को इग्नोर कर दूं लाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा। यानी जो मूविंग कंडीशन में मास है और जो रेस्ट कंडीशन में मास है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास जो मासेस होते हैं एक्चुअल कंडीशन में, जो हम लोग इग्नोर करके चलते हैं कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली अगर बात देखा जाए तो वो मास वेलोसिटी के ऊपर
बट चार्ज, चार्ज के बारे में अगर आप बात करें तो चार्ज कभी भी, चार्ज does not does not depends on velocity. चार्ज कभी भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। तो यहाँ पर आपने दो डिफरेंसेस देखे हैं, किसके किसके बीच में, चार्ज और मास, चार्ज और मास में दो डिफरेंसेस। एक डिफरेंस ये भी कह सकते हो आप कि जब भी कभी चार्ज होगा तो वहां पर मास होगा, और जब भी मास होगा तो चार्ज होगा, ये नेसेसिटी नहीं है, नीड नॉट। तो चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, बट मास आएगा, चार्ज आएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको गौर, ठीक है। चलिए, और दो डिफरेंसेस आपने क्या कहा कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दो सकते हैं, मगर मास हमेशा पॉजिटिव, मास कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो मीनिंगलेस बात है। दूसरी बात ये कहा कि मास जो है वो डिपेंड्स करता है वेलोसिटी पर, ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से, चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से। अगर कोई मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी अगर चल रहा है, तो भी उसके ऊपर जो चार्ज है उन पे कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब आपने क्या कहा, चार्ज से रिलेटेड ये सारी बातें आपके डिस्कशन कर लिया। तो चार्ज के बारे में अगर आप इतनी बातें जानते हैं, तो ये है कि चार्ज से रिलेटेड आप मोर देन सफिशिएंट बातें जानते हैं, ठीक है। फिर से एक बार सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज क्या है, चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल से डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, दो तरह के चार्ज होते हैं। कितने तरह के चार्ज होंगे, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्सन रखेंगे, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन रखेंगे। अगर पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर, ठीक है। और क्या आपने बातें किया, तो न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेम होगा। बट हाँ, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, 1 e के बराबर होता है। इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक चार्ज भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो उसका मल्टीपल इंटीजर होगा। एन हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। एन इंटू ई है, जो भी होता है एन के साथ मल्टीप्लाई कर लो। एन हमेशा 1 2 4 5 7 8 ऐसे ही होगा, कभी भी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होगा। और किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो होता है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये बात अभी अभी किया ही आपने, चार्ज मास के साथ आएगा, जरूरी नहीं है कि मास हो तो चार्ज हो, चार्ज होगा तो मास वहां पर होगा। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो, बट मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो, ठीक है। चार्ज जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी तो मास पे फर्क आएगा, और
यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मास पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेलोसिटी। ठीक है, एक बात समझिए बिल्कुल आराम से कि इलेक्ट्रोमैग, अब चार्ज के बारे में आप क्या, ठीक है, आपने इतनी बातें आपने सफिशिएंट। अब हम लोग चार्ज के बिहेवियर के हिसाब से अपने आने वाले सब्जेक्ट के टॉपिक्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये बिहेवियर है चार्ज के स्टडी करने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज। ठीक है, अब चार्ज क्या क्या हो सकते हैं? चार्ज रेस्ट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, अब चार्ज मूविंग है, चार्ज चार्ज मूविंग कंडीशन में मगर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज मूविंग कंडीशन में है मगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, चार्ज मूविंग है विथ एक्सल, चार्ज का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है वही आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है, तो चार्ज अगर रेस्ट पर है तो आप उसे कहोगे कि चार्ज इज एट रेस्ट। तो एक कहानी हो गई, चार्ज मूविंग है मगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और चार्ज मूविंग है मगर उसके पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए पर आप लिख सकते एक्सेलरेशन क्या। ठीक है, तो तीन कंडीशन है आपके पास चार्ज के बिहेवियर के। पहला, चार्ज रेस्ट पर है। दूसरा, चार्ज मूविंग है मगर उसके पास एक्सेलरेशन जीरो है या कांस्टेंट। चार्ज मूविंग है मगर उसके पास एक्सेलरेशन। तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे? तो चैप्टर आएंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या आप इसी में कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर की भी जो स्टडी होती है वो यहाँ पर। तो इन कंडीशंस में चार्ज हमारा मूविंग कंडीशन, चार्ज हमेशा रेस्ट पर होगा। इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इनमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर आएंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, और कौन से आएगा? अल्टरनेटिव करंट। ये सारे जो चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर चार्ज मूविंग है विथ एक्सेलरेशन तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों बिहेवियर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे। ठीक है, और ये आपका जो चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो वेव वाले जो, वो आप यहाँ पर इन करने वाले। तो ये आप चार्ज के बिहेवियर के हिसाब से आप इसको कर लिए। अच्छा, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं
और इसको आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दोनों पार्ट मिलकर आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो चार्ज के बारे में डिस्कशन यहीं तक है मेरे ख्याल से। यहाँ तक के टॉपिक आपका चार्ज का डिस्कशन, और आपने चार्ज के बिहेवियर के हिसाब से अपने चैप्टर्स को भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है आप चार्ज को रेस्ट पर करके कहानी की बात करते हैं, और वहां पर हम लोग पहला ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, कूलॉम्स लॉ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इन पे बात करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।